यूनिट 2 चैप्टर 2 है ये, पाइथन फंडामेंटल। इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है ये पाइथन करेक्टर सेट। पाइथन करेक्टर सेट का मतलब होता है कि हर लैंग्वेज का अपना करेक्टर का जो सेट होता है, यानी क्या क्या चीज वो यूज कर सकती है इसमें, तो हर लैंग्वेज का होता है। तो इसी तरह पाइथन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लेटर्स यूज कर सकते हैं सबसे पहले। ए टू जेड कैपिटल लेटर्स है और स्मॉल ए टू जेड भी है, यानी कि हम किसी भी तरह का कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, चाहे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो। इसके बाद डिजिट, 0 से 9 के बीच की कोई भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं इसमें, चाहे वो कोई नंबर हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है स्पेशल सिंबल्स। कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हैं जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस, इनटू है, स्लैश है, डबल इनटू है, ये करली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं, कॉमा, परसेंटेज साइन है, ये हैश साइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी और चीजें हैं जो स्पेशल सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है टोकन। तो टोकन के बारे में उन्होंने क्या रखा है कि टोकन क्या होते हैं आखिर, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, और इसको दूसरा नाम लेक्सिकल यूनिट भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारे प्रोग्राम में वो सबसे छोटी इंडिविजुअल जो यूनिट होती है उसको हम टोकन कहते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर हमने प्रोग्रामिंग में लिखा है सी बराबर ए प्लस बी, जैसे कहीं लिखा हुआ है सी बराबर ए प्लस बी लिखा हुआ है, मान लो, तो सी, ए और बी वो क्या है, वेरिएबल्स है, तो वो टोकन्स कहलाएंगे। अब जैसे सी बराबर ए प्लस बी लिखा है, तो इज इक्वल टू और प्लस का साइन जो दे रखा है इसमें, वो भी टोकन्स है क्योंकि वो ऑपरेटर्स हैं। तो यानी कि इंडिविजुअल यूनिट जो होती है, अलग अलग यूनिट अपनी किसी प्रोग्राम में, वो टोकन कहलाती है। उसके कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। टोकन लगभग 5 तरह का होता है। जैसे नंबर 1 है कीवर्ड। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर ऑब्लिक इंटरप्रेटर। यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो कुछ स्पेशल मीनिंग को फॉलो करते हैं किसी भी इंटरप्रेटर में या किसी भी कंपाइलर में। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो प्रोग्रामिंग में ही यूज किया सकते हैं। उन रिजर्व वर्ड को जैसा है वैसा ही यूज करना होता है, उनका कुछ अलग काम होता है करने के लिए। जैसे तुमने इसमें देखा होगा एक प्रिंट लिखते हैं हम, प्रिंट। वैसे भी तुम जानते हो कि पाइथन जो है किस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें ज्यादातर चीजें स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती हैं। केवल आप वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर में मान सकते हैं, लेकिन बाद बाकी चीजें जो इसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे प्रिंट है, इनपुट है, इफ है, एल्स है, एलिफ है, क्लास है, फॉर है, वाइल है, ये सब कीवर्ड्स हैं इसके। जो कल हमने बताया था प्रिंट, एक स्टेटमेंट तुम्हें कल करके दिखाया था, तो प्रिंट लिखाया था, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लगाई थी हमने पैरेंथेसिस वाले, उसके अंदर डबल कोट्स में कुछ चीज लिखते थे, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता था। और किसी की अगर वैल्यू प्रिंट करानी होती थी तो उस वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो वो प्रिंट जो है, दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड। वो प्रिंट जो है वो कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, उसका एक स्पेशल वर्ड है वो। और उसका एक स्पेशल करने का एक काम है जो कि वो किसी भी चीज को प्रिंट करता है। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग, स्पेशल मीनिंग को कन्वे करते हैं वो, तो वो जो है कीवर्ड्स कहलाते हैं। दूसरा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम की नींव होती है। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि किसी प्रोग्राम की नींव जो होती है वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर्स आर ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल भी कहते हैं, जो हम वेरिएबल मानते हैं ना, जैसे ए बी सी जो भी है। जैसे मैंने सी बराबर ए प्लस बी बोला था, तो ए बी सी क्या थे वहां पर, आइडेंटिफायर थे, ठीक है, वेरिएबल्स थे वो।
तो आइडेंटिफायर्स का मतलब हो गया किसी प्रोग्राम की जो नींव होती है वो उनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इनको वेरिएबल भी कहा जाता है। वेरिएबल आर दोज आइटम्स whose value can change during the program execution। वेरिएबल्स को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है लगातार, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल को कैसे माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके कुछ रूल्स है, आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स। उन रूल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल को मानेंगे। जैसे रिजर्व वर्ड आर नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी वेरिएबल हम रिजर्व वर्ड नहीं मान सकते। रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते, पहली बात तो ये है। दूसरा, फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी न्यूमेरिक। जैसे हम इसमें जो वेरिएबल मानते हैं, सिंपली हम कैसे इसमें लिख सकते हैं केवल, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया ये a बराबर 10, तो ये वेरिएबल मान लिया गया, एक वेरिएबल हो गया a बराबर 10। इसका मतलब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, ये हमने a की वैल्यू मान ली। अब इस तरह से दूसरा कोई वेरिएबल मानना है, तो जैसे रिजर्वर्ड आर नॉट अलाउड, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे इफ नाम का कोई वेरिएबल मानना चाहे, इफ बराबर 10, तो ये हम नहीं मान सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इफ बराबर 10 हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये इफ जो है रिजर्व वर्ड है, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट करेक्टर शुड नॉट बी न्यूमेरिक, यानी पहला करेक्टर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। जैसे हमने मानना चाहते हैं फर्स्ट ए इज इक्वल टू 10, मान लो हमने ये लिखा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। A1 तो हो सकता है, जैसे हमने लिखा कहीं पर A1 इज इक्वल टू 10, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। यानी फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी न्यूमेरिक। अगली बात आ रही है कि आइडेंटिफाइड नेम शुड बी मीनिंगफुल। जैसे हम कहीं पर किसी की वैल्यू हम लेना चाहते हैं, जैसे मान लो हम टाइम की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो कहीं पर हम t बराबर मान लो मैंने दे दिया 30, कहीं मैंने दे दिया टाइम इज इक्वल टू, एक टाइम नाम का ही वेरिएबल मान लिया मैंने, इज इक्वल टू 30, और एक मान लो मैंने a दे दिया 30। अच्छा तुम बताओ कि इन तीनों में से सबसे सही कौन सा है वेरिएबल के लिए। टाइम का मतलब ये है सबसे पहले जो एप्रोप्रिएट है, मीनिंगफुल है, वो टाइम है। गलत तीनों में तो कोई नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिफायर मानने का जो रूल है वो ये कहता है कि जो मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि कहीं ऐसा होता है ये मीनिंगफुल क्यों होने चाहिए, इसका भी एक रीजन है। जैसे तुमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, मान लो तुमने बना लिया 50-100 लाइन का या 200-200 लाइन का प्रोग्राम बनाया, अब उसमें कहीं एरर आ गई सपोज, तो एरर आने पर उस एरर को एबीसी टाइप के वेरिएबलों में ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। अब तुमने कहीं टाइम की वैल्यू सेव कर रखी है मान लो, और तुमने ऊपर से नीचे तक टाइम नाम का कीवर्ड यूज कर रखा है, वेरिएबल यूज कर रखा है, तो तुम एक बार में छटके देखते चले जाओगे उसमें। अब तुमने कहीं टाइम सेव कर रखा है, टाइम को ए में सेव कर रखा है, कहीं बी में सेव कर रखा है, कहीं सी में सेव कर रखा है, तो इस तरह के वेरिएबल को ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है बड़ी प्रोग्रामिंग में। तो इसलिए जो सबसे बढ़िया है वो टाइम नाम का वेरिएबल है। अगर तुम छोटे में लिखना चाहते हो तो उसे टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अब स्पेशल करेक्टर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कहीं लिखा, मान लो एक रोल नाम का वेरिएबल लेना चाहते हैं, रोल नंबर, और हमने लिख दिया रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो अब देखो इसमें क्या है कि स्पेशल करेक्टर आ गया बीच में, रोल और नंबर के बीच में आ गया, स्पेस दे दिया मैंने, तो ये अलाउड नहीं है। पहली बात तो ये है।
यानी कि जो इसमें बीच में जो स्पेस दिया है मैंने ये वाला, स्पेस इज नॉट अलाउड। ये छठा पांचवा पॉइंट दिया भी है कि स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है, लेकिन तुम इसकी जगह पर अंडरस्कोर दे सकते हो। यहाँ पर स्पेशल करेक्टर भी अलाउड नहीं है, जैसे तुमने कहीं लिखा रोल डॉट नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये भी अलाउड नहीं है, यानी स्पेशल करेक्टर भी अलाउड नहीं है, स्पेस भी अलाउड नहीं है, केवल ये वाला साइन तुम्हें अलाउड है, जो अंडरस्कोर साइन है, इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं केवल। ठीक है। दूसरा छठा पॉइंट है इसका, पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अपर केस लेटर्स को लोअर केस लेटर्स को डिफरेंटली ट्रीट करती है। ठीक है ना। तो अपर केस लेटर को वो अपर केस डिफरेंटली ट्रीट करती है, इसका मतलब इस पे अलग अलग वर्क होता है। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, वो हमने बताया था तुम्हें कि इसके जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो सभी ज्यादातर स्मॉल लेटर्स में होते हैं, और हम केवल लगभग वेरिएबल्स को या फिर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज, यानी डबल कोट्स के अंदर हम कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर्स में मान सकते हैं। लेकिन मानने का तरीका ये है कि अगर तुमने प्रोग्रामिंग में कहीं उसको जैसे कोई वेरिएबल को कैपिटल लेटर्स में माना है, तो जहां तक भी इस प्रोग्राम वेरिएबल को यूज करेंगे वो फिर उसी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर तुमने कैपिटल लेटर मान लिया, नीचे तुमने लोअर केस में मान लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा एक बार यूज कर दिया फिर वैसे ही यूज करेंगे। अगला होता है इसमें, अब तीसरी ये हमारे तुम्हारे दूसरा नंबर का आइडेंटिफायर खत्म हो गए। इसके बाद अब आता है लिटरल, नंबर 3 है ये लिटरल। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो लिटरल्स कहलाते हैं। लिटरल्स आर आल्सो नोन एज कांस्टेंट whose value cannot change during the program execution। यानी लिटरल्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं इनको। ये कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती है, वो लिटरल्स कहलाते हैं। अब लिटरल्स इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे पहला है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है द टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन quotes forms a string literal in Python। यानी कि जो टेक्स्ट को इनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट्स के बीच में, डबल कोट्स के बीच में, या फिर ट्रिपल कोट्स के बीच में भी, ठीक है, वो स्ट्रिंग कहलाती है। स्ट्रिंग माने जनरली मतलब ये होता है कि एक तो होता है करेक्टर, यानी सिंगल करेक्टर इज नोन एज करेक्टर, और ग्रुप ऑफ करेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अगर हम जनरल में भी देखें तो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स जो होता है वो स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे तुम कहते हो ना, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है वंडर और कहीं लिखा हुआ है डब्लू, तो डब्लू इज ए करेक्टर एंड वंडर इज ए वर्ड। इंग्लिश की लैंग्वेज में वंडर को तुम वर्ड कहते हो, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में डब्लू इज ए करेक्टर एंड वंडर इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, जहां पर वर्ड है वो स्ट्रिंग है। तुम्हारे यहाँ वर्ड भी होता है, करेक्टर भी है, लाइन भी है, मल्टी लाइन भी है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो कंप्यूटर में जो वर्ड से ज्यादा चीजें, लाइन है, चाहे डबल लाइन है, चाहे 3 लाइन है, चाहे पूरा पैराग्राफ है, कुछ भी है, वो सब स्ट्रिंग है। और जो सिंगल करेक्टर है वो अलग ट्रीट होता है, और जो स्ट्रिंग है वो अलग तरीके से ट्रीट होती है। कहीं कहीं पर है पूरा वो स्ट्रिंग ही, चाहे वो सिंगल कोट्स में हो, चाहे वो डबल कोट्स में बंद हो, चाहे वो ट्रिपल कोट्स में बंद हो। या ट्रिपल कोट्स वाला एग्जाम्पल है नहीं है, ट्रिपल कोट्स में भी बंद करके हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं पर सिंगल कोट्स में खोला है और लास्ट में तुम डबल कोट्स बंद कर दो। अगर डबल कोट से शुरू करो तो डबल कोट्स पे एंड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिंगल कोट्स में बंद कर दूंगा। तो पाइथन में दो तरह की स्ट्रिंग होती है, एक तो होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक लाइन में कोई लिखी हो कोई लाइन, तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाती है।
और एक से ज्यादा लाइनें लिखी हो कहीं पर तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाती है। इतना सही फर्क है बस। दूसरा आता है इसमें, ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। बात समझ में आ गई होगी स्ट्रिंग लिटरल मेरा, कि जो टेक्स्ट जो है एनक्लोज होता है क्वेट्स के बीच में, उनको स्ट्रिंग कहते हैं, सीधे सीधे समझ लो। दूसरा है न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो न्यूमेरिक लिटरल जो होते हैं वो नंबर से रिलेटेड है। तो इसमें दो तरह के लिटरल है, ये तो इंटीजर लिटरल है और एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। ठीक है, दो तरह के न्यूमेरिक लिटरल, दो तरह के होते हैं। तो या तो इंटीजर हो सकते हैं या वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं, दो तरह के तो हो सकते हैं, या तो होल नंबर या फ्रैक्शनल। तो इंटीजर लिटरल्स आता है, इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर विदाउट एक्टिव फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर लिटरल्स आर ऑफ थ्री टाइप। ठीक है, इंटीजर लिटरल जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता उसमें कोई भी। तो इस तरह के जो है लिटरल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो डेसिमल इंटर लिटरल, तो तुमने हमें इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डेसिमल नंबर होते हैं, तो उन्हीं को डेसिमल इंटीजर लिटरल्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट इज टेकन टू बी डेसिमल इंटीजर लिटरल अनलेस इट बिगिंस विद जीरो। ठीक है, तो ये डिजिट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा कोई भी। जैसे 7685 है, +23 है, +52 है, -17 है, एक्सेट्रा। ऐसा नहीं हो सकता कि 07685 हो। ठीक है ना, जीरो से नंबर स्टार्ट ना होने वाला हो, क्योंकि जीरो का वैसे भी लेफ्ट में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो नंबर जब भी डेसिमल इंटीजर लिटरल लिखेंगे तो विदाउट जीरो लिखेंगे, शुरुआत वाले जीरो नहीं लिखेंगे। जैसे 07685 नहीं लिखेंगे, उसको 7685 लिखेंगे, यानी स्टार्टिंग विद जीरो नहीं होना चाहिए। तो दूसरा होता है ऑक्टेलियल इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, ऑक्टल नंबर हमने पहले ही पढ़ा था। इसमें एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 7 स्टार्टिंग विद जीरो एंड लेटर ओ इज टेकन टू बी एन इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो 0 से 7 के बीच की, जैसे कहीं पर ये क्यों तो बता रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसका कारण ये है कि कहीं पर नंबर दिए हो तुम्हें बहुत सारे, कि इसमें डेसिमल छाटो, उसमें ऑक्टल छाटो, उसमें हेक्साडेसिमल छाटो, तो उसमें नंबर कैसे छाटेंगे। यानी कि जो नंबर जीरो किसी में डिजिट होगी पूरी और जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डेसिमल इंटीजर के कांस्टेंट लिटरल्स कहलाएगा। और जिसकी डिजिट 0 से 7 के बीच में आ रही हो, एक ईच डिजिट, और स्टार्टिंग विद जीरो एंड उसके बाद ओ लिखा हो, तो वो ऑक्टल कहलाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 0O27, तो देखो जीरो से स्टार्टिंग है, उसके बाद ओ दिया हुआ है छोटा सफिक्स में, और फिर 2 और 7। तो हमारी 0 to 7 के बीच में हमारी लिमिट भी आ रही है कि 0 और 7 के बीच में 2 भी है और 7 भी है। इसमें अब ऐसा लिखा होता, मान लो O 0 O और 9 2, तो नहीं होता, क्योंकि 9 जो है इसमें नहीं आता लिमिट में। तो इसलिए 0 to 7 के बीच की सीक्वेंस होनी चाहिए, और फर्स्ट करेक्टर जीरो होना चाहिए, और उसके बाद स्मॉल ए होना चाहिए, तब वो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो सकता है, एनी सीक्वेंस ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F करेक्टर कितने आ सकते हैं इसमें। प्रोसीड बाई 0x और 0 कैपिटल ऑफ X इज टू बी हेक्साडेसिमल इंटीजर। ठीक है, जब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो तो ये तो समझ में आती है कि 0 से 9 के बीच के वैल्यू होनी चाहिए और A to F करेक्टर्स में हो सकते हैं। लेकिन वो जो स्टार्ट हो रहा होगा वो जीरो, और उसके बाद स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स हो सकता है। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है 0x C, तो C का मतलब क्या होता है, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, यानी कि ये 12 हेक्साडेसिमल नंबर है, 12 लिखा हुआ है ये। अब ऐसे ये लिखा हुआ है 0x658, या फिर इसको बड़ा भी लिख सकते हैं 0x6AC। इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है
इंटीजर लिटरल तीन तरह के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसे ही है, बस यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता दिया उन्होंने, और कुछ नहीं है कि ऑक्टल नंबर कैसे स्टार्ट होगा, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लिखा जाएगा और डेसिमल नंबर कैसे लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी ये। इसके आगे चलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर ऑल्सो नोन एज रियल लिटरल्स। इनको हम रियल लिटरल्स भी कहते हैं। रियल लिटरल्स आर द नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो रियल लिटरल्स होते हैं यानी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैं, जिनको हम रियल लिटरल्स भी कहते हैं, तो वो जो है फ्रैक्शनल पार्ट को कंटेन करते हैं। इनको हम दो तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल लिटरल्स कैन बी रिटन इन टू फॉर्म। एक तो होती है फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होती है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो फ्रैक्शनल फॉर्म तो सिंपल लिखी जा सकती है, जैसे 2.0 लिख दिया, 17.5 लिख दिया, -13 पॉइंट, माइनस प्लस के नंबर पॉइंट लगा के सीधे सीधे लिख सकते हो। ए रियल लिटरल फ्रैक्शन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ साइंड एंड अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। दूसरा होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में रियल लिटरल को जब रखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मैंटीसा कहलाता है और एक एक्सपोनेंट कहलाता है। जो उसका ई के बाद वाला पार्ट है, ये ये कहलाता है एक्सपोनेंट और ये कहलाता है मैंटीसा। ठीक है, तो जैसे 1.7 ई की पावर -2 लिखा हुआ है, इसी तरह से 0.17 ई की पावर 02 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ई की पावर में किसी भी चीज को लिखना एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। यानी कि जो ई की पावर में लिख जाएगा वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। अगला आता है ये बुलियन लिटरल। तो बुलियन लिटरल जो पाइथन में होता है केवल दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जैसे तुम जानते ही हो था, हमने बुलियन पढ़ाई थी पूरी। एक तो 0 और 1। ठीक है, बुलियन लिटरल पाइथन में जो रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। यानी दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, केवल 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। अगला है इसमें स्पेशल लिटरल नन। चौथे नंबर का है कि एक स्पेशल लिटरल होता है नन, जो कि एसेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया ए बराबर नन, तो इसका मतलब ये है कि जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो कुछ नहीं आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, वो इसको एब्सेंस ऑफ वैल्यू मानेगा। ठीक है, तो नन लिटरल अगर हमने किसी को दे दिया तो वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू कहलाता है, यानी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, खाली है वो। अब इसमें अगला आता है ऑपरेटर। ये टोकन का चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट है ये टोकन का, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स आर द टोकन दैट ट्रिगर some computation oblique action when applied to variables in an expression। ठीक है, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो टोकन्स होते हैं जो कि किसी भी काम को करने के लिए ट्रिगर करते हैं, कोई कंप्यूटेशन करने के लिए या कोई एक्शन करने के लिए, जो कि वेरिएबल पर अप्लाइड होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया सी बराबर ए प्लस बी, तो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है कि ए और बी को जोड़ने के लिए, और इजिकल टू ऑपरेटर क्या कर रहा है कि वो ए और बी जो इनको जोड़े वो सी में वैल्यू आ जाए। तो ऑपरेटर्स आर द टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन ऑब्लिक एक्शन व्हेन अप्लाइड टू ए वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। जो कि सी बराबर ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, सी ए बी उसमें जो यूज हो रहे हैं वो वेरिएबल है,
प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर इसमें दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं यूनरी ऑपरेटर और दूसरे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके लिए सिंगल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है केवल, जैसे प्लस, माइनस, बिटवाइज, कंप्लीमेंट और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कहीं लिख दिया मैंने प्लस ए, तो वो उसका मतलब है कि प्लस ऑपरेटर यूनिटी ऑपरेटर। कहीं लिख दिया मैंने माइनस बी, तो सिंगल हो गया। जैसे ए बराबर मैंने लिख दिया माइनस बी, तो ए में माइनस बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी बी की वैल्यू अगर है तो वो माइनस में होगा आ जाएगी, तो माइनस बी यूनिटी ऑपरेटर कहलाएगा। ऐसी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ये आगे आएगा बताएंगे इसको, नॉट को भी आगे बताएंगे। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसके लिए दो ऑपरेंड की रिक्वायर होती है। दो ऑपरेंड का मतलब होता है टू ऑपरेट अपॉन, जैसे ए और बी, ए प्लस बी, प्लस ऑपरेटर है, ए और बी ऑपरेंड कहलाएंगे वहां पर। तो उसके लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, नहीं दो वेरिएबल की जरूरत होगी तभी बाइनरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो बाइनरी ऑपरेटर काफी तरह के जो दिए हुए हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, जैसे ये होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, स्लैश, परसेंटेज, डबल स्टार और ये फ्लोट साइन है। फिर दूसरा है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में तीन होते हैं, एंड, और एक्सऑर, तीन तरह के होते हैं। यानी बिटवाइज एंड कहते हैं इसको, बिटवाइज एक्सऑर कहते हैं, बिटवाइज और कहते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ये लेस देन डबल साइन और डबल ग्रेटर देन साइन, इनको शिफ्ट ऑपरेटर्स बोला जाता है। अगला होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसमें दिए हुए हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। इन ऑपरेटर्स के बारे में इसका अगला चैप्टर है, उसमें पूरी तरह से पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं ऑपरेटर्स, क्या क्या इनका पूरा वर्क होता है। यहाँ केवल टोकन्स के रूप में इनको बताया जा रहा है, इसलिए छोटा ही बताया गया है। ऐसे रिलेशन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इज इक्वल टू, और ये स्लैश, डिवाइड इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, इनटू इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, डबल स्टार इज इक्वल टू और फ्लोर इज इक्वल टू। ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दो ही तरह के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड होता है और लॉजिकल और होता है। और लास्ट में है ये मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में होता है इन और नॉट इन, दो तरह के होते हैं, इन और नॉट इन। अब टोकन का ये पांचवा पार्ट होता है पंचुएटर, लास्ट पार्ट है। मैंने बताया था तो टोकन पांच तरह के होते हैं। तो ये पंचुएटर्स होता है। पंचुएटर्स आर द सिंबल्स that are used in programming language to organize programming sentence structure। यानी कि जो पंचुएटर्स उनको सेपरेटर्स भी बोला जाता है। ये ऐसे सिंबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कि प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो लगा हुआ है हमारा स्टार्टिंग वाला पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद है सिंगल अपस्ट्रॉफ साइन, कॉलन, फिर फुल स्टॉप, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट, इस तरह से एट द रेट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इस तरह से सब ये ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं। जैसे कॉलन का तुमने काम देखा है, कॉलन का काम होता है कि कॉलन अगर कहीं पर लगा दिया तो उसके बाद की लिखी हुई चीजें इंडेंटेड हो जाएंगी, यानी उसके बाद की चीजें कुछ स्पेस बाद दिखाई देनी चाहिए, तो इसलिए कॉलन का यूज किया जाता है। ब्रैकेट का मतलब तुम्हें मालूम है कि ब्रैकेट के हिसाब से हम अपनी जो भी चीज उसमें बंद कर देते हैं। ब्रैकेट का हर जगह अलग यूज होता है, तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो पंचुएटर्स होते हैं वो सिंबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। ए पाइथन प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स। तो इस तरह के कई सारे कंपोनेंट रखती है पाइथन। एक्सप्रेशन हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स रखती है इसके स्ट्रक्चर में पाइथन के। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वेरियस कंपोनेंट से मिलकर के
किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, इनसे ही पाइथन का कोई प्रोग्राम बनता है। जिसमें पहला है एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज एन एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ये 15, a+10, a+3, b इज ग्रेटर देन 5। तो ये सब जो चीज़ है ये एक्सप्रेशन कहलाते हैं, यानी कि जो हमारा लीगल कॉम्बिनेशन है सिंबल का, जो कि किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। दूसरा होता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट विद इन ए प्रोग्राम। तो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो सबसे छोटी जो है एग्जीक्यूटेबल यूनिट होती है तो किसी भी प्रोग्राम में। या ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। यानी स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं उससे किसी भी तरह का एक्शन करवाने के लिए। यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के हिसाब से हमारा कंप्यूटर हमें एक्शन करके उस पर देगा। जिस तरह का हम चाहते हैं वैसा ही एक्शन हमको प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ a बराबर 10, तो इसका मतलब हमने इंस्ट्रक्शन दी इसको कि a बराबर 10, यानी कि वो पहले a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करे और जिसकी की वैल्यू उसमें 10 डाल दे। तो इसका एक एक्शन हो गया ये, यानी a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसने उसमें वैल्यू डाल दी हमें 10। इसके बाद दूसरा जैसे प्रिंट हमने दिया कंप्यूटर, तो प्रिंट कमांड का हमने यूज बता चुके हैं आपको पहले कि प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखी हुई चीज है वो एज इट इज ऐसी प्रिंट हो जाएगी। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर हमने डाल दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है स्क्रीन पर हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने a बराबर 3, a बराबर 5। तो इसका मतलब ये है कि a नाम का एक और वेरिएबल, अब पहले जो a नाम का 10 था, ऐसे a नाम का वेरिएबल वो पुराना वाला ही है, उसको अब की बार 5 वैल्यू डाल देगा वो। तीसरा ऐसा पॉइंट आता है कमेंट्स। कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन which is read by the programmers but ignored by the Python interpreter। तो कमेंट्स ऐसी एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा तो रीड की जाती है, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर उनको रन नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता, इग्नोर कर देता है उनको। क्योंकि वो कमेंट्स ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोग्रामर तो उनको देख सकता है, लेकिन यूजर को उसको देखने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे कमेंट्स लगा देते हैं ना हम लोग, अपने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि तुमने किताब में भी कमेंट्स लगे हुए आते हैं, स्टार लगा के कमेंट लिख देते हैं वो, और फिर उसके बारे में नीचे लिखा होता है। तो इस तरह से कमेंट्स एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम ये चाहते हैं कि जिसने वो बनाया है वो तो लिखे देख सके उस प्रोग्राम को, लेकिन यूजर के लिए जिसका कोई महत्व नहीं है वो न देख पाए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कमेंट्स बना करके प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो हैश साइन के साथ स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिख दिया हैश, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने लिखा मान लो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये तो मुझे पता है ना कि कमेंट मैंने बना दिया कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है। अब ये बात जब प्रोग्राम रन कराते समय यूजर को बताने की क्या जरूरत है कि ये मेरा पहला ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से हम कमेंट बना सकते हैं। तो हैश ऐसी दूसरा इन्होंने बनाया कि आई लव पाइथन, तो इसका मतलब ये है कि हैश साइन के साथ हम कुछ भी लिख देंगे, वो इंटरप्रेटर उसको रन नहीं करेगा, केवल प्रोग्रामर उसको देख सकता है, यूजर उसको नहीं देख सकता क्योंकि इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग। इसको डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है, यानी डॉक्यूमेंट की स्ट्रिंग। यू कैन आइदर यूज ट्रिपल एपिस्ट्रॉफ और ट्रिपल कोट्स टू राइट डॉक स्ट्रिंग। यानी कि हम ट्रिपल एपिस्ट्रॉफ यूज कर सकते हैं या फिर ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं डॉक स्ट्रिंग बनाने के लिए।
यानी मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए, जैसे मैंने मल्टी लाइन बनानी है, मुझे दिस इज पाइथन लिखा है, आई लव पाइथन लिखा है, आई लव इंडिया लिखा है, मैंने 3 लाइनें हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट्स है ये, हम 3 लाइनें लिख रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग और एंड में या तो आप ट्रिपल एपिस्ट्रॉफ लगाएं या फिर ट्रिपल कोट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह से एंड में ट्रिपल एपिस्ट्रॉफ या फिर ट्रिपल कोट से ही इसको बंद किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई साइन नहीं लगता। यानी कि 3 एपिस्ट्रॉफ से स्टार्टिंग होती है, 3 एपिस्ट्रॉफ से क्लोजिंग होती है। उसी तरह से हम 3 ट्रिपल कोट्स स्टार्टिंग से यूज कर सकते हैं और 3 ट्रिपल कोट्स एंड में यूज करेंगे, तो वो एक डॉक स्ट्रिंग बन जाएगी, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएगा। इसके बाद आता है फंक्शन। ए फंक्शन इज ए कोड दैट हैज ए नेम and it can be reused by specifying its name in the program where needed। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें उसको ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं उसको, जिनको भी हम फंक्शंस का नाम देते हैं। यानी किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अगर तोड़ दिया जाए तो उनको फंक्शन कहलाता है। और फंक्शन के अंदर हम कोई भी कोडिंग लिख देते हैं, पर्टिकुलर कोई एक्शन कर देते हैं उसमें, और उसका कोई नाम दे देते हैं उस फंक्शन का। एक फंक्शन का कोई नेम डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे जिनको कि हम बार बार रीयूज कर सकते हैं उस फंक्शन के नेम से। यानी उस फंक्शन का केवल नेम लिखना होगा और वो उसको कहीं पर भी हम बार बार दोबारा यूज कर सकते हैं। यानी वो पूरी लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, अब केवल फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। उस नाम लिखने से उसके अंदर का जितना भी एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम and it can be reused by specifying its name in the program where needed। फिफ्थ पॉइंट आता है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। A group of statements which are the part of another statement or a function are called block। ये कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट का ऐसा ग्रुप जो कि दूसरे स्टेटमेंट का और फंक्शन का पार्ट है, उसको ब्लॉक कहते हैं। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू क्रिएट ब्लॉक ऑफ कोड्स। पाइथन जो है इंडेंटेशन का यूज करता है ब्लॉक्स ऑफ कोड बनाने के लिए। एक बात इसमें समझ लीजिए कि जैसे ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जो किसी दूसरे स्टेटमेंट या फंक्शन का पार्ट हो, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, उसके आगे कॉलन लगे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि जिस फंक्शन में या जिस स्टेटमेंट में कॉलन अगर कहीं पर लग जाते हैं तो उसके बाद लिखी जाने वाली सभी चीजें इंडेंटेड होंगी, यानी कि ब्लॉक्स ऑफ कोड होंगे। और ब्लॉक्स ऑफ कोड बनाने के लिए इंडेंटेशन का यूज किया जाता है, इसलिए इंडेंटेड होंगी वो चीजें। यानी कि ये सी अगर ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके ब्लॉक ऑफ कोड 3 जो स्टेटमेंट है ये रन होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है एल्स वाली तो फिर एल्स वाले ऑप्शन रन होंगे, एल्स वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो परफॉर्म होंगे, क्योंकि इन दोनों के बाद ही कॉलन लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों के स्टेटमेंट्स ही इंडेंटेड हैं। तो ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन का मतलब यही है कि जो दूसरे स्टेटमेंट्स का पार्ट हो, दूसरे स्टेटमेंट और फंक्शन का पार्ट हो, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, ये इसका पार्ट है, और ये वाले जो 3 स्टेटमेंट है वो इसका पार्ट है। अगला इसमें पॉइंट आता है वो है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। ए वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नेम्ड लोकेशन that refers to value and whose value can be changed or be used during program run। तो वेरिएबल जो है किसी नेम्ड लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसी वैल्यू को रेफर करता है, जिसकी की वैल्यू हम प्रोसेस
कर सकते हैं प्रोग्राम रन के दौरान। यानी जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमने ऊपर भी बताया था कि आइडेंटिफाइड होते हैं, कैसे मानना बताया था उनको। तो ए वेरिएबल रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन, तो वेरिएबल जो है नेम्ड लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नेम कोई उनका होता है किसी लोकेशन पर जो कि किसी वैल्यू को रेफर करते हैं, और उनको प्रोग्राम के दौरान एग्जीक्यूट किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। अब क्रिएटिंग वेरिएबल, पाइथन तो वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं? तो पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय असाइनिंग वैल्यू ऑफ डिजायर्ड टाइप टू देम। तो पाइथन जो वेरिएबल होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें सीधे सीधे हम वैल्यू डाल सकते हैं, जिस तरह का वो वेरिएबल है उस तरह की वैल्यू हम उसमें डाल सकते हैं, जैसी चाहे उसी तरह का वो बन जाएगा। जैसे मार्क्स इजिकल टू 50, मैंने मार्क्स में 50 वैल्यू डाल दी, मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें 50 वैल्यू डाल दी, तो इसका मतलब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया, होल नंबर टाइप का। दूसरा मैंने एक और वेरिएबल लिया है जैसे परसेंटेज नाम का, PER, इसमें मैंने डाल दी 50.25, तो ये फ्रैक्शनल टाइप का, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन गया, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। तीसरा मैंने एक और वेरिएबल लिया है जैसे नेम टाइप का, नेम में मैंने स्ट्रिंग डाल दी राहुल, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया, करेक्टर टाइप का वेरिएबल बन गया। तो हम जिस तरह की वैल्यू उसमें डालेंगे उसी तरह का वो वेरिएबल बन जाएगा। अगला इसका टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू इन वेरिएबल। तो हम मल्टीपल टाइप की वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को वेरिएबल में। तो इसके दो तरह के ऑप्शन है, एक तो असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अगर हम एक ही वैल्यू किसी वेरिएबल में डालना चाहते हैं, जैसे मान लो ABC नाम का एक वेरिएबल है, तो उसमें 10 वैल्यू डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे? A बराबर B बराबर C बराबर 10। जब तीनों में एक ही वैल्यू डालनी है, तीनों की वैल्यू बराबर होनी है, तो A बराबर B कर दो, B बराबर C कर दो, C में 10 डाल दो। उसी तरह से दूसरा है इसमें असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे ABC नाम के 3 वेरिएबल है, उन तीनों वेरिएबल में हम अलग अलग वैल्यू डालना चाहते हैं। जैसे ABC नाम के वेरिएबल है, हम A में 10 डालना चाहते हैं, B में 20 और C में 30 डालना चाहते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं A, B, C इज इक्वल टू 10, 20, 30। तो A में वैल्यू चली जाएगी 10, B में वैल्यू चली जाएगी 20 और C में वैल्यू चली जाएगी 30। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसका डायनेमिक टाइपिंग। ए वेरिएबल pointing to a value of certain type can be made to point to a value of different type. This is called dynamic typing. इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल जो किसी सर्टेन टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और उसको किसी दूसरी तरह की वैल्यू पॉइंट करने के लिए बना दिया जाए, तो उसको डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। जैसे ये A बराबर 10 अभी पॉइंट कर रहा है, और मैंने उसी सेम वेरिएबल में A बराबर कंप्यूटर डाल दिया, तो ये पहले इंटीजर टाइप का पॉइंट कर रहा था, लेकिन मैंने उसको दोबारा बदल के स्ट्रिंग टाइप का बना दिया, तो ये डायनामिक टाइपिंग कहलाती है। ये डायनामिक टाइपिंग एग्जीक्यूशन रन के दौरान हो सकती है, यानी कि हम इसको एग्जीक्यूशन जब करेंगे प्रोग्राम की, तो डायनामिक टाइपिंग उसके हिसाब से हो सकती है। अगर मैंने उसमें A बराबर 10 लिया है तो वो स्टैटिक टाइपिंग है, लेकिन अगर मैंने रन टाइम में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लगा रखी है कि वो एक ही वैल्यू बदल करके कंप्यूटर हो जाए, तो वो ये डायनामिक टाइपिंग कहलाएगा। यानी एक वेरिएबल किसी समय पर कोई वैल्यू पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को बदल करके दूसरे टाइप की कर दिया, तो ये डायनामिक टाइपिंग होती है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा चैप्टर पाइथन यूनिट का खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम
अगली वीडियो में शो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।